ओके, वापस स्टार्ट हो गया है। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, कुछ वक्त के लिए रिकॉर्डिंग बंद हो गया था अचानक से। ओके, सो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्या है? सो 68% जो पॉपुलेशन है इंडिया का, यंग पॉपुलेशन है। ठीक है, और उसमें भी 55% पॉपुलेशन जो है वो 20 से लेके 59 एज ग्रुप में है, और ये बढ़ के 56% तक जाने वाला है टोटल पॉपुलेशन में से। जो ये 20 to 59 का जो एज ग्रुप है, ये अभी 55% है, तो ये बढ़ के 2025 तक 56% होने वाला है। यानी कि हमारे पास इंश्योरेबल पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रहा है, और आज भी मार्केट में हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हम कहते हैं कि यंग पॉपुलेशन, यंग कंट्री है, यंगिस्तान है, तो यंग पॉपुलेशन काफी अच्छा है यहाँ पे। तो मार्केट में हमारे लिए इंश्योरेबल पॉपुलेशन जो है, उसका बेस जो चाहिए हमारे लिए, वो काफी अच्छा बेस है मार्केट में आज। 2030 तक 14 लाख मिडिल क्लास इनकम, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज जो 14 लाख और 14 करोड़ और ऐड हो जाएंगे। और हायर इनकम ग्रुप की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ के आसपास हायर इनकम हाउसहोल्ड्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अभी जो मिडिल क्लास है तो उसमें 14 करोड़ और मिडिल क्लास फैमिलीज मतलब अपग्रेड हो जाएंगे, और हायर इनकम ब्रैकेट में जो है 2 करोड़ और फैमिलीज अपग्रेड हो जाएंगे। और इसका मतलब क्या है कि आने वाले पीरियड में जो डिमांड है मार्केट में, या जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ हमें अच्छी दिख सकती है आने वाले पीरियड में मार्केट में। 2050 आते आते एवरी फिफ्थ इंडियन विल बी अबव एज 60। एवरी फिफ्थ इंडियन विल बी अबव एज 60। आज का सिनेरियो क्या है? आज 12 में से एक व्यक्ति जो है, एक हिंदुस्तानी जो है, 60 साल के ऊपर है, 60 साल या उसके ऊपर है। 2050 आते आते ये 5 में से एक हो जाएगा। ये पीएफआरडीए का डेटा है। क्रिसिल और पीएफआरडीए ने एक रिसर्च किया था, तो उनके रिसर्च के हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि 2050 आते आते एवरी फिफ्थ इंडियन विल बी अबव एज 60। अब ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि आने वाले पीरियड में 2050 आते आते अगर हम देखते हैं तो रिटायर्ड लोगों की संख्या मार्केट में बहुत ज्यादा होने वाली है। आज 12 में से एक व्यक्ति रिटायर्ड हो, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 12 में से एक व्यक्ति शायद रिटायर्ड है, लेकिन 5 में से एक व्यक्ति हो जाएगा, तो रिटायर्ड लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है आने वाले समय में। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें? हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग मार्केट जो है ये आने वाले पीरियड में बहुत बड़ा होने वाला है। इसमें बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है रिटायरमेंट प्लानिंग मार्केट में। और पीएफआरडी का जो डेटा है, जो पीएफआरडी के चेयरमैन साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि आज इंडिया का जो रिटायरमेंट सेविंग्स है, मतलब जो आप और मैं जो रिटायरमेंट के लिए हम सेव कर रहे हैं, वो जीडीपी के कंपेरेटिवली 15% है, 15% है सिर्फ। जीडीपी के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 15% है। और जो डेवलप्ड नेशंस है उनके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, इंडिया को अगर कंपेयर करते हैं, तो उनका जो सेविंग रेशो है रिटायरमेंट के लिए वो जीडीपी के 100% है, कुछ देशों में तो 200% भी है। यानी कि आज अगर हिंदुस्तान की हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारा जो रिटायरमेंट प्लानिंग का जो गैप है, रिटायरमेंट सेविंग्स का जो गैप है, वो लगभग 85% का गैप है रिटायरमेंट सेविंग्स का। आज रिटायरमेंट की बात करते हैं तो रिटायरमेंट का जो सेविंग है, तो उन्होंने जो फिगर बताया था 35 लाख करोड़ का रिटायरमेंट सेविंग है आज, 35 लाख करोड़ का। और उसमें से मेजोरिटी जो सेविंग किया है, 41% जो पैसा है वो ईपीएफ में है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में है, 41%। और 30% के आसपास यानी कि 10 लाख करोड़ उसमें से इंश्योरेंस में है। जैसे आप सब लोग तो ऑलरेडी जानते हैं कि एलआईसी जो है पेंशन में, ग्रुप पेंशन स्कीम में बहुत अच्छा काम करता है, मार्केट लीडर है एलआईसी ग्रुप पेंशन स्कीम्स में। तो 10 लाख करोड़ जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में है। मतलब आप
जीवन शांति, जीवन अक्षय, LIC के जो ग्रुप एन्युटी पेंशन प्लान है उसमें 10 लाख करोड़ है। और ये एक मार्केट है कि जिस मार्केट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए आने वाले समय में, रिटायरमेंट प्लानिंग मार्केट के ऊपर। ये बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है आने वाले समय में। और ये जो यंग पॉपुलेशन है या जो वर्किंग पॉपुलेशन है, तो यही लोग आगे चल के रिटायर होने वाले हैं और इनको रिटायरमेंट के लिए खुद के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। और आज थोड़ा बहुत अवेयरनेस जो है ना रिटायरमेंट को लेके, वो थोड़ा बढ़ गया है मार्केट में, जो पहले नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गया है और लोग कुछ थोड़ा बहुत तो करने की कोशिश कर रहे हैं। रिटायरमेंट मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ अपने रिटायरमेंट के लिए करने का सोच रहे लोग। तो मेरी भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस मार्केट के ऊपर थोड़ा सा फोकस लेके आइए। और इस मार्केट के लिए अच्छी बात ये है हमें काम करने के लिए कि यहाँ पे हमें प्रोस्पेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे मान के चले कि 25 साल से लेके 45 एज तक, 25 से 45 एज तक जो भी व्यक्ति है, वो चाहे जॉब कर रहा है या वो कोई प्रोफेशनल है या वो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, हर व्यक्ति को रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है। ठीक है, तो मार्केट बहुत बड़ा है और आइडेंटिफाई करने की भी जरूरत नहीं है हमें कि क्या मैं इसको रिटायरमेंट प्लानिंग सजेस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मार्केट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, सिर्फ हमें वहां पे जाके रिटायरमेंट के बारे में लोगों के साथ बात करना जरूरी है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस लेके आइए। ओके, अब बात करते हैं कि हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं। तो ये फिगर्स जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये 2022 के हैं। ठीक है, इन द ईयर 2022 हमने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। तो इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो 48,000 करोड़ हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1,60,000 करोड़ हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया। पोस्टल सेविंग्स की अगर बात करते हैं तो पोस्टल सेविंग्स में 3,40,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। पोस्टल सेविंग्स में मतलब पोस्ट के जो अलग अलग स्कीम्स है उसमें। लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 4,40,000 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट हुआ है। बैंक FD की अगर बात करते हैं तो 6,51,000 रुपए, 51,000 करोड़ बैंक FD में इन्वेस्ट हुआ। EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की बात करें तो 5,81,000 करोड़ ये EPF में इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट है रिटेल इन्वेस्टमेंट है। रिटेल यानी कि आपके और मेरे जैसे लोगों की या जो जिन लोगों को हम मिलने के लिए जाते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उन लोगों की ये इन्वेस्टमेंट है। अब इसको अगर आप देखते हो तो ये लगभग 87% है टोटल, और बाकी के जो है बाकी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में भी है। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो हमने लिए नहीं, मेजोरिटी जो है तो 87% है ये। सो इसको अगर आप देखते हो तो इक्विटी में 1.92% इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी कि लगभग 2% हम कह सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें तो 6.33% इन्वेस्टमेंट होता है। तो म्यूचुअल फंड में सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में नहीं जाता, उसमें से कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है और कुछ पैसा जो है वो डेट मार्केट में इन्वेस्ट होता है, यानी कि बॉन्ड मार्केट में वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड में दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं, और दूसरे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। और ये कंपनीज जो है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो कभी भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाती है, उनका सारा पैसा जो है वो बॉन्ड मार्केट में होता है। शेयर मार्केट में पैसा हम जैसे लोग लगाते हैं, यानी कि रिटेलर्स, क्योंकि कंपनियां अपने पैसे के साथ उतनी रिस्क नहीं ले सकती है, इसलिए वो कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये बात ध्यान रखिए। और अभी जो फिगर मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 44 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो 44 लाख करोड़ का सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर मार्केट में नहीं है। ठीक है, उसमें से मेजोरिटी पैसा जो है वो बॉन्ड मार्केट में है, और टोटल मिला के है ये 44 लाख करोड़। लेकिन जब हम देखते हैं इस चीज को तो हमें लगता है कि काफी सारे लोग वहां पे जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो आप देखिए ये जो सारे सेविंग्स है, पोस्टल सेविंग्स है, लाइफ इंश्योरेंस है, बैंक FD, EPF है, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। इसको डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, कि जहां पे आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो गारंटेड है या फिक्स्ड है।
तो टोटल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखिए ईपीएफ में 22% है। बैंक एफडी जो सबसे पॉपुलर सेविंग इंस्ट्रूमेंट आज भी है इंडिया में, वो है 25% वहां पे हमने सेव किया, 25%। लाइफ इंश्योरेंस में 17%, पोस्टल सेविंग्स में 13%। तो मेजोरिटी अगर आप देखते हो, मेजोरिटी तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 80% इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ 87%, 80% इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में है, सेफ और सेक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में। तो अगर आपको लोग ये बता रहे हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, या मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं, या मैं उसको प्रेफर करता हूं, तो जो रियलिटी है मार्केट की वो अलग है। ठीक है, हम जब जाते तो लोग हमें कहते हैं कि यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आप रिटर्न कम दे रहे हो। जब वहां पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वहां पे कहते हैं इसमें रिस्क ज्यादा है। तो ना तो वहां कर रहे हैं ना तो यहाँ कर रहे हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो आती है कि हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं उनको, ये सबसे बड़ी बात है। वो डिफरेंस क्रिएट करता है कि मुझे आपके साथ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है आप लोगों का हो, या काफी लोगों का है इसके बारे में, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ लोगों के साथ, जब मुझे फोन आते हैं या लोग पूछते हैं मुझे, तो एक ही चीज सुनाई देती है कि म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड का कैसे क्या करना है, वहां पे मार्केट बढ़ रहा है, नो डाउट बढ़ रहा है, लेकिन हमारा मार्केट कहीं पे कम नहीं हो रहा है ना। हमारे लिए भी आज मार्केट में अपॉर्चुनिटीज उतनी ही है जितने उन लोगों के लिए है। तो हम अप्रोच किस तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, जो खुद मैं पिछले 10-12 साल से प्रैक्टिस करता है, और वो है कि आपको प्रोडक्ट को हटा के कंसेप्ट पे बात करनी है। उस व्यक्ति के सामने जब आप बैठ रहे हो तो वो उसको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर्पस क्या है उसका इन्वेस्टमेंट का, उसके क्या गोल्स है, और उस गोल को पूरा करने के लिए हम किस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं, ये हमें बताना जरूरी है। ठीक है, एक लेटेस्ट जो डेटा आया है म्यूचुअल फंड का, ये डेटा मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अगर उस डेटा को अगर आप देखते हो ना, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है। ये शायद आप थोड़ा सा पूरा नहीं पढ़ पाओगे, ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप पे। ये अच्छा डेटा है, आप इसका यूज कर सकते हो। जब आप कॉल पे जा रहे हो ना, तो इस डेटा के साथ आप लोगों को समझा सकते हो कि एक्चुअल क्या है मार्केट में। तो ये जुलाई 25 का डेटा है, 25 जुलाई का डेटा है। ठीक है, मतलब लेटेस्ट ही डेटा है ये। 25% ऑफ टोटल एसआईपी एयूएम हैज बीन इन्वेस्टेड फॉर ओवर 5 years। यानी कि म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 25%, उसमें से टोटल 25% इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड है। इसका मतलब ये है कि 75% इन्वेस्टमेंट जो है, जो भी म्यूचुअल फंड में आज लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 75% इन्वेस्टमेंट 5 साल के पहले लोग निकाल रहे हैं, 5 साल के पहले। तो यहाँ पे एक चीज जो हमें समझ में आती है कि यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी है लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। और अगर एसआईपी की बात करते हैं, यानी कि जितने भी लोग एसआईपी में कर रहे हैं, सिर्फ 12% एसआईपी, 12% एसआईपी 5 साल के ऊपर चल रही है 100% में से। यानी कि 88% एसआईपी जो है, जो लोग शुरू कर रहे हैं 5 साल के अंदर उसको बंद कर रहे हैं। 4 से 5 साल के बीच 7% एसआईपी चल रहे हैं। ठीक है, लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर 38% एसआईपी चलते हैं, सिर्फ 38%। यानी कि 62% एसआईपी जो है पहले साल में लोग बंद कर देते हैं, फर्स्ट ईयर में 62% एसआईपी। ठीक है, तो ये सच्चाई है मार्केट की। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कोई नहीं आ रहा। तो अगर कोई भी प्लानिंग करते हैं, यानी कि मान के चलिए बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लोग आ रहे हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो सडनली पिछले 1 साल में मार्केट ग्रो किया है, मार्केट बढ़ गया है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जहां पे मैं देख रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 12% का रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा था, और सडनली मुझे दिखाई देता है कि ये तो 18% तक गया है, 20% तक गया है। और जैसे मार्केट 1-2 दिन नीचे आना शुरू हो जाता है, लोग पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, वो डर की वजह से कि अभी तो मुझे 20% मिल रहा है, अभी तो 18% मिल रहा है, अगर मैं रुक गया
तो ये नीचे आएगा, फिर ये 12% पे आ सकता है। तो इससे अच्छा है चलो क्या करो, पैसा निकाल के, तो लोग पैसा निकाल लेते हैं। अब क्या ये पैसा री इन्वेस्ट होता है पता नहीं। और इस तरीके से करके कभी वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो हम गोल प्लानिंग करते हैं, या हमारे रिटायरमेंट के लिए पैसा हमें बनाना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा हमें चाहिए, या हमें बाकी की जरूरतों के लिए अगर हमें पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या वो पैसा बनेगा? तो उसका आंसर है नहीं। क्योंकि पैसा तभी बनेगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। ठीक है, पैसा तभी बन सकता है जहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आप उस पर बने रहोगे। एक जो हम हमेशा सवाल जो है, जो हम हमेशा फेस करते हैं कि अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या जब मुझे चाहिए तब पैसा मिल सकता है? तो हमारा जवाब होता है नहीं, आपको 15 साल तो भरना ही पड़ेगा। ठीक है, या 20 साल आपको भरना पड़ेगा। तो फिर लोग कहते हैं कि यार फिर मैं यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ, क्योंकि अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ सकती है तो आप मुझे पैसा नहीं दोगे। क्या यहाँ से मुझे मिल सकता है पैसा वापस जब चाहूं मैं? यस, 100% मिलता है आपको। यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और लिक्विडिटी के चक्कर में ही लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जब चाहे तब मैं पैसा मैं निकाल सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 75% पैसा जो है वो निकल रहा है मार्केट में 5 साल से पहले। तो जो भी आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो पूरा नहीं होगा। तो ये जो हमें हमें लगता है कि जो हम प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को, और वहां पे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो लिक्विडिटी नहीं है, आप जब चाहे तब पैसा नहीं मिल रहा है मुझे, तो आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से कुछ मतलब नहीं बनता है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ये जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है, या ये जो चैलेंज आता है हमें लिक्विडिटी का, वो हमारे प्रोडक्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, वो डिसएडवांटेज नहीं है, वो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम पैसा वापस नहीं देते लोगों को। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि 15 साल अगर आप यहाँ पे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर अगर रहते हो, तो 15 साल के बाद हम आपको पैसा देंगे, और वो पैसा तब आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो, अपने रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकते हो। यानी कि एक चीज की गारंटी जो हम लोगों को दे सकते हैं वो ये है कि जब आपका गोल पूरा होने वाला है, या जिस समय आपको पैसे की जरूरत हो सकती है, उस समय पे आपके हाथ में पैसा आएगा। ये गारंटी हम दे सकते हैं, ये गारंटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो कभी भी अगर आपके सामने कोई एक ऐसा सवाल आता है कि जब चाहे तब आप पैसा नहीं दे सकते, तो आप डिफेंसिव मोड में मत जाइए। आप अपने आप को डिफेंड मत कीजिए कि अरे नहीं सर, वो तो नहीं दे सकते हम, क्योंकि यहाँ पे तो 20 साल। ये नहीं, आप सीधा क्लाइंट के सामने बैठ के उसकी आंख में आंख मिला के कहिए कि यस सर, हम नहीं देते हैं, नहीं देंगे हम आपको पैसा। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसके बगैर आपके हाथ में पैसा नहीं आने वाला है सर। और यही हमारे प्रोडक्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज ईपीएफ में अगर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक्चुअली वो खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना। ईपीएफ में खुद होके नहीं कर रहे लोग पैसा, वो तो कंपल्सन है, बाय डिफॉल्ट जा रहा है। अगर आप भी जॉब कर रहे हो तो आपको भी पता है कि ये पैसा जो है बाय डिफॉल्ट जा रहा है, और ये कंपलसरी है, इसलिए वो सेविंग हो रहा है, वरना नहीं होता। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाता है, ना कि एक ऐसा इन्वेस्टर जो सिर्फ रिटर्न के पीछे भाग रहा है। और जैसे रिटर्न मिल जाते हैं आप, या दो तरीके से लोग पैसा निकालते हैं यहाँ से। एक तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा मुझे रिटर्न दिखाई दे रहे मार्केट में, वो एक कारण है। दूसरा कारण है कि एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न दिखाई दे रहे, मतलब मैं एक फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन वो बढ़ ही नहीं रहा, तो मैं निकाल देता हूँ पैसा। ठीक है, तो ये मार्केट की सच्चाई है। दिस इज द रियलिटी ऑफ द मार्केट। तो देखिए, जो हमें कभी कभी लगता है ना कि जो हमारे प्रोडक्ट का डिसएडवांटेज है वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, तो उसको देखने का नजरिया थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? अब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दो तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक है फाइनेंशियल एसेट्स में और दूसरा है फिजिकल एसेट्स में। फाइनेंशियल एसेट्स में हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? इक्विटी। इक्विटी यानी कि शेयर्स। शेयर मार्केट को इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है, स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, शेयर मार्केट भी कहा जाता है। तो नाम अलग अलग है, लेकिन मतलब क्या है कि शेयर मार्केट। दूसरा आता है डेट मार्केट, DEBT, डेट मार्केट। अब डेट मार्केट को सिंपल अगर समझना है तो डेट का मतलब होता है कि मैं मेरा पैसा किसी और को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूं, मैं लोन दे रहा हूं, आप और मैं, हम लोन दे रहे किसी को, और ये पैसा वो इंस्टीट्यूशन यूज कर रहा है। आप जब बैंक में फिक्स डिपॉजिट बना के रखते हो, आप मान के चले अपने 5 लाख का एफडी किया बैंक में,
तो बैंक क्या करता है, आपका जो पैसा है वो किसी और को लोन के रूप में देता है। वो किसी को हाउसिंग लोन के लिए देगा, किसी को गाड़ी लेने के लिए देगा, किसी को पर्सनल लोन के रूप में दे देगा। तो आपका जो पैसा है बैंक यूज कर रहा है। तो आज हम किसको लोन दे सकते हैं? हम बैंक को लोन देते हैं एफडी के रूप में या आरडी के रूप में। हम गवर्नमेंट को लोन देते हैं, पोस्टल सेविंग्स, आपका ईपीएफ, बॉन्ड्स जो है, ये क्या है? ये पैसा हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं और गवर्नमेंट उस पैसे को इस्तेमाल कर रहा है। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को भी दे सकते हो। जब आप किसी कंपनी के बॉन्ड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे भी आप वो पैसा कंपनी को यूज करने के लिए दे रहे हो, ठीक है। और कंपनी क्या करेगी, वो पैसा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज करेगी और फिर उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट हमें मिलता है वो फिक्स्ड होता है। यानी कि आप बैंक में एफडी बना के रखते हो तो बैंक आपको कहेगा कि मैं आपको 7% का रेट ऑफ रिटर्न दे रहा हूँ, 7%। लेकिन वही 5 लाख रुपए आपका बैंक क्या करेगा, किसी को लोन के रूप में देगा और वहां पे वो उनसे 8.5% चार्ज करेगा। ओके, आपको लोन घर लेना है, आप पैसा ले सकते हो, आपको 8.5% का इंटरेस्ट है उस पर। तो बैंक वहां से 8.5% कलेक्ट करेगी, आपको 7% देगी, आपके बैंक को 1.5% का फायदा। ठीक है, बैंक कभी खुद का पैसा नहीं यूज करता है, बैंक आपका और मेरा पैसा यूज कर रहा है। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी हमारा पैसा यूज कर रहा है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट दे रहा है। तो जहां पे भी हम पैसा दे रहे हैं, जहां पे रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है, वो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। और तीसरा है मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब जहां पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं उनकी मैच्योरिटी जो है वो 1 साल के अंदर होती है। फिर उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स यानी कि रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हो या आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये रियल एस्टेट में आता है। और तीसरा आता है गोल्ड। तो मेजरली या तो हम शेयर में पैसा लगाएंगे या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हम कहीं पे पोस्टल सेविंग्स करेंगे, बैंक में एफडी बना के रखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस भी डेट प्रोडक्ट है, ठीक है। किसी कंपनी के बॉन्ड में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे या गोल्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है हमारे सामने आज। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें, इक्विटी, जैसे मैंने आपको कहा था कि शेयर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर्स में हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूलिप्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट यानी कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि बैंक, एफडी, पोस्टल सेविंग्स, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, पीएफ, बॉन्ड्स, एनसीडीज मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में एक सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिसकी मैच्योरिटी 1 साल के अंदर आती है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट के होते हैं। और सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं टी बिल्स। टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है ट्रेजरी बिल्स। और ये इसमें मेजरली कॉर्पोरेट्स जो है, यानी कि जैसे एलआईसी है, बैंक्स है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, ये इसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो टी बिल्स का मतलब होता है ट्रेजरी बिल्स। ये इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 90 डेज के लिए होता है, 180 डेज के लिए होता है, और उस पर एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक? तो आरबीआई क्या करता है, ट्रेजरी बिल्स जो इशू किए जाते हैं वो इस कारण से इशू किए जाते हैं क्योंकि देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, यानी कि रोजमर्रा का जो भी आपका खर्चा है वो चलाने के लिए, लाइट बिल भरना है आपको, सैलरी देनी है आपको, या छोटा मोटा जो भी परचेस है वो करना है आपको, तो उसके लिए भी एक वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है जो अलग से कंपनी मेंटेन करती है। तो उसी तरीके से देश चलाने के लिए भी सरकार को वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, और ये पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल्स के थ्रू देते हैं। या फिर कमर्शियल पेपर्स है जो कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है वो इशू करते हैं। अब अगर हम रिस्क की बात करते हैं, रिस्क की, तो मनी मार्केट में रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि मैच्योरिटी 1 साल के अंदर है, तो इसमें ज्यादा रिस्क ही नहीं होता कुछ भी। डेट की बात करते हैं तो डेट में लो टू मॉडरेट रिस्क होता है। बैंक एफडी में तो कोई रिस्क नहीं है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप फिक्स डिपॉजिट बना के रख रहे हो, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो या पोस्टल सेविंग्स कर रहे हो, तो या लाइफ इंश्योरेंस पे डाल रहे हो, तो वहां पे रिस्क ज्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ, बॉन्ड्स में रिस्क है, ठीक है, बॉन्ड कैरीज द रिस्क। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, उसमें भी रिस्क है। पीएफ में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, लो टू मॉडरेट इस कैटेगरी में आता है। शेयर मार्केट जिसकी हम बात करते हैं, ये
रिस्की है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क है, बहुत रिस्क है यहाँ पे। अब अगर हम रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप देखें, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुझे ये देखना पड़ता है कि मैं कितने रिस्क ले रहा हूं और उस रिस्क के बदले मुझे कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो अगर हम इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं, तो अगर ये रिटर्न है यहाँ पे और इस एक्सेस पे अगर रिस्क है, तो अगर शेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे रिस्क जो है बहुत ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली मुझे रिटर्न ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है। दिस इज नॉट अ गारंटी। ठीक है, एक मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है लोगों में, वो ये होता है कि मैं ज्यादा रिस्क लूंगा तो मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। नहीं होता वैसे। देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट हाई रिटर्न्स। ठीक है, देर इज अ प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी 0 to 100% होती है। मतलब नहीं भी मिलेंगे आपको, आपका कैपिटल भी लॉस हो सकता है, ये माइनस में भी जा सकता है। सो देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर रिटर्न्स, देर इज नॉट अ गारंटी। ठीक है, वो गारंटी नहीं होती है। तो नॉर्मली रिस्क और रिटर्न का जो रिलेशनशिप होता है वो ये हम कहते हैं कि अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है। ठीक है? और ये जो रिलेशनशिप है ना, लोग इसको नहीं समझते। लोगों को लगता है कि मैं मार्केट में पैसा डाल रहा हूं तो मतलब है कि मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। नहीं होता है क्या? अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है, तो आपको रिटर्न यहाँ पे कम मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली अगर दो इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दो इंस्ट्रूमेंट को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन से है। क्योंकि नॉर्मली जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम वहां पे म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस का कंपैरिजन करने के लिए बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको रिस्क जहाँ पे हायर साइड पे है वहां पे, और आपको रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जहां पे आपको रिस्क बहुत कम है, मतलब आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको रिटर्न जो है वो कुछ हद तक आपको गारंटेड रिटर्न मिलने वाले। तो आप इन दो प्रोडक्ट के बीच कंपैरिजन ही कैसे कर सकते हो? दिस इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन। ठीक है, हाँ, आप कंपेयर कर सकते हो कि मैं डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ। ठीक है, खुद जाके शेयर परचेस करूँ या म्यूचुअल फंड के थ्रू परचेस करूँ। हाँ, यहाँ पे ये कंपैरिजन हो सकता है। तो मुझे कहाँ पे ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं? डायरेक्ट करूंगा तो ज्यादा मिलेंगे, या मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू करूंगा तो ज्यादा मिलेंगे। ये डिफरेंस यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, दोनों इंस्ट्रूमेंट का पर्पज अलग है। ठीक है, म्यूचुअल फंड का पर्पस टोटली अलग है, इंश्योरेंस का पर्पस टोटली अलग है। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लस सेविंग्स, इस बेसिस पे काम करता है। म्यूचुअल फंड सिर्फ रिटर्न के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में मत पड़िए आप सीधा, आप जब भी क्लाइंट आपको कुछ अगर कहता है तो एक जो ऑब्जेक्शन हैंडल करने का एक तरीका जो मैंने सीखा है मार्केट से, क्योंकि क्लाइंट हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, तो जो मैंने सीखा है, मैं एक मेथड यूज करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ एग्री टू डिसएग्री। इमीडिएटली जंप नहीं करना है कि सारे सर ऐसा नहीं, आप जो कह रहे हो तो ऐसा नहीं होता है सर, वहां पे रिस्क नहीं है, वहां पे तो इंश्योरेंस कहाँ है सर, प्रोटेक्शन नहीं है वहां पे सर, रिस्क कवर ही नहीं है वहां पे। तो क्लाइंट कहता है यार मैं टर्म प्लान ले लेता हूँ। ठीक है, और वो आपको अपफ्रंट बोलता है नहीं मेरे पास 1 करोड़ का टर्म है, मेरे पास 2 करोड़ का टर्म है। हम देखने के लिए थोड़ी जा रहे हैं वहां पे। ठीक है, आपको बताने के लिए तो मैं कुछ भी बता सकता हूँ ना, कि मेरे पास है ऑलरेडी, मुझे चाहिए नहीं ना रिस्क, इसलिए तो मैं वहां पे कर रहा हूँ। क्या बोलेंगे आप पे? वो वहां पे कंपैरिजन क्यों कर रहा है? रिटर्न के ऊपर कर रहा है। सो एग्री टू डिसएग्री का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप एग्री करो, हाँ सर मैं मानता हूँ कि आपकी बात में मानता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा रिटर्न मिलते हैं और इंश्योरेंस में आपको कम रिटर्न मिलते हैं। यस, आई एग्री विथ यू सर। जब आप उसके साथ एग्री करते हो ना, उसको आगे बोलने के लिए और कुछ बचता नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप डिफेंड करने की कोशिश करते हो अपने आप को कि सर अरे नहीं सर, वो ऐसा नहीं है, वहां पे रिस्क नहीं है, वहां पे इंश्योरेंस नहीं है, वहां पे अगर कुछ नहीं आपको कुछ हो जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा सर, ये है वो है। तो कहेगा यार मुझे, मैंने सब कुछ वो कर लिया है और अभी ये करना है मुझे। और आपकी हर बात को आप अगर आप काटना शुरू कर दोगे ना लोगों की, तो एक पॉइंट पे आके फिर वो चुप बैठ जाते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लेते थे, आप मान के चले आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो और आपका दोस्त आपको बार बार कहे यार नहीं ऐसा नहीं है यार, तुम जो बात कर रहे हैं ना वैसा नहीं है,
वो 3-4 बार अगर आपको ऐसा कहता है तो आप बोलते यार इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ दो, या इस टॉपिक के इसके ऊपर बात करने से कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है मेरी बात को। तो हम क्या करते हैं, हम चुप बैठ जाते हैं। तो सेम हमारे क्लाइंट के साथ भी होता है, और फिर वो हमें कहता है कि ओके ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ, और उसकी सोच जिंदगी भर खत्म नहीं होती है। तो ये बात समझ लीजिए। तो ये रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप है। तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? दो कारण से हम करते हैं, एक है रिटर्न के लिए और दूसरा है कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए। रिटर्न चाहिए हमें, मैं कैपिटल जो मैं भी पैसा में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे रिटर्न चाहिए। और दूसरा है कैपिटल अप्रिसिएशन। ठीक है, मैंने एक प्लॉट लेके रखा है 50 लाख रुपए का या 1 करोड़ का, अब ये बढ़ जाएगा आगे, मतलब वो 1 करोड़ का 2 साल में हो सकता है, ये 1 करोड़ 10 लाख का हो जाएगा। मैंने गोल्ड लिया है 50,000 में, अब हो सकता है 5 साल के बाद में इसको 70,000 मिल जाएंगे मुझे, तो कैपिटल मेरा अप्रिशिएट हो रहा है। और दूसरा है मुझे रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम क्या सोचते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रिस्क इन्वॉल्व क्या है, लिक्विडिटी है या नहीं है, टैक्स बेनिफिट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कन्वीनियंस, आजकल लोग ये बहुत देखते हैं, कन्वीनियंस है या नहीं। आप बोलोगे 4 किलोमीटर आपको आना है, वहां पे हमारा ब्रांच है, वहां पे आके सर आप कीजिए, बोलेगा यार नहीं, ऑनलाइन कुछ है तो बताओ। ये हम भी करते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो है हम देखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, लिक्विडिटी कितनी है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और कन्वीनियंस मेरे लिए है या नहीं, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे लिए कन्वीनियंट है या नहीं। ठीक है, और ये किसी सीक्वेंस में नहीं है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए सोच सकते हैं, बाकी तो मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता है। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न के बारे में सोचेंगे, बाकी की चीजें मुझे मैटर नहीं करती, मतलब रिस्क है ओके ठीक है मेरे लिए मैटर नहीं करता है वो, टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन ये अलग अलग। ओके, अब सवाल एक है कि आपको क्या चाहिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल है रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, ये सवाल है। अब रिटर्न ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि मुझे मेरा कैपिटल भी वापस चाहिए। ठीक, कैपिटल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मेरा कैपिटल है वो कैपिटल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे रिटर्न ऑफ कैपिटल भी चाहिए, या फिर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल चाहिए, कैपिटल मिले या नहीं मिले, या उस कैपिटल के साथ में रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्या चाहिए। अगर आप ये सवाल लोगों को पूछते हैं ना, लोग कहते हैं दोनों। ठीक है, लोग कहते हैं दोनों चाहिए यार, कैपिटल भी चाहिए और रिटर्न भी चाहिए। तो अगर आपको कैपिटल भी चाहिए और रिटर्न भी चाहिए तो आपको किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि जहां पे दोनों हो सकता है आपके लिए, कि जहां पे आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहे और रिटर्न भी प्रोटेक्टेड रहे, और रिटर्न भी आपको ठीक ठाक मिले, दोनों मिल सकता है। क्योंकि आप जिस मार्केट के बारे में बात करें तो वहां पे तो रिटर्न ऑन कैपिटल की गारंटी नहीं है। ठीक है, और कैपिटल भी वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, चैलेंज क्या होता है कि लोगों की सोच एक होती है लेकिन उसको चाहिए कुछ अलग होता है। ठीक है, और कई बार सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमें वापस भेजने के लिए लोग ये कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, इसलिए मैं आपको वापस एक बार वही कहूंगा, अप्रोच, हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं ना लोगों को, ये ज्यादा मैटर करता है आज के क्लाइंट के लिए, क्योंकि उसको पता है कि आपको वापस भेजने के लिए उसके पास काफी सारे ऑप्शंस आज अवेलेबल है। और यकीन मानिए, हमारे जाने के बाद ना तो वो म्यूचुअल फंड में करने वाला है ना कहीं और करने वाला है। और जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, वहां पे हम एक सिंपल डिसीजन ले लेते हैं, वो है वो डिसीजन हम पेंडिंग पे डाल देते हैं, बाद में देखता हूँ, या सोच के बताता हूँ, या कुछ दिन जाने दीजिए फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो कॉमन हमें आंसर्स मिलते हैं ना मार्केट से, ये उसका कारण होता है। ओके, तो हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क जुड़ा होता है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको ये भेजने वाला हूँ, आप इसको बाद में पढ़ सकते हो, तो इन शॉर्ट मैं आपको समझाता हूँ। हर इंस्ट्रूमेंट के साथ अलग अलग तरीके के रिस्क जुड़े होते हैं। ठीक है, इक्विटी रिस्क, इक्विटी रिस्क का मतलब होता है कि अगर मैं शेयर मार्केट में पैसा डाल रहा हूँ तो हो सकता है मेरा पैसा डूब जाए, ये रिस्क होता है, मतलब वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो भी हो सकता है। एक इसका एक एग्जांपल मैं आपको, हमारे ही एक दोस्त है जिन्होंने मुझे फोन किया था,
और उनका ये कहना था कि एक यूट्यूबर के चक्कर में उन्होंने 10 रुपए का शेयर लिया था, क्योंकि उनको उसको सुना और वहां पे उसने बताया कि ये 10 रुपए का शेयर है, आज 1-2 साल में 200 रुपए पे जाएगा, और उन्होंने 5 लाख रुपए डाल दिए। ठीक है, अब वो आ गया 7 रुपए पे, मतलब 1.5 लाख रुपए माइनस चल रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि रखे या बेचे, ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इसको मतलब आप नुकसान को छोड़ना भी नहीं चाहते हो, मतलब वो नुकसान आप बुक भी नहीं करना चाहते हो कि 1.5 लाख रुपए बुक भी नहीं करना चाहते हो। ठीक है, और दूसरा ऊपर से एक टेंशन आता है कि यार अभी तो 5 लाख मैंने डाला है, 1.5 लाख रुपए माइनस में है, इस सिचुएशन में क्या करें, निकाले या रखे। तो मैंने उनको कहा था कि आप बुक करो, लॉस बुक करके निकल जाओ, क्योंकि वरना ये अगर 5 रुपए पे आ गया तो आपका 50% लॉस हो जाएगा, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये इक्विटी का रिस्क है, बिना समझे लोग उसमें पैसा डाल जाते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि इंटरेस्ट रेट आगे चल के कम हो सकते हैं, ये बॉन्ड मार्केट को अप्लाई करता है। ठीक है, आपका पोस्टल सेविंग्स को अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल मान के चले कि आपने आज सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में आज आपने इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में आज आपको 8.2% का रिटर्न मिल रहा है, 8.2% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, लेकिन वो एप्लीकेबल है आपके लिए सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए वो एप्लीकेबल है। 5 साल के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मान के चले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 8.2% का रेट ऑफ रिटर्न दे रही है। सो 5 साल के बाद जब आप उस पैसे को वापस लेना पड़ता है आपको और उसको री इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको, तो जो भी इंटरेस्ट रेट वहां पे एप्लीकेबल है तब वो आपके लिए लागू हो जाएगा। यानी कि तब अगर मान के चले 5 साल के बाद रेट ऑफ रिटर्न 7.8% अगर है, तो उसके बाद आपको 7.8% से रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग करते वक्त ये चीज बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है जीवन शांति, ये बहुत अच्छे तरीके से काम में आता है, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न हम उसको देते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। अब रिटायर्ड लोगों की समस्या समझने की कोशिश कीजिए कि आज मैं रिटायरमेंट के लिए फॉर एग्जांपल एक 10 लाख रुपए वहां पे डाल रहा हूँ सीनियर सिटीजन सेविंग की में, आज 8.2% मिल रहा है। 5 साल के बाद मुझे 7.8% अगर मिल रहा है तो मेरा रिटर्न जो है वो मुझे कम मिलेगा, और 5 साल में महंगाई और बढ़ेगी। ठीक है, तो एक तरफ से महंगाई बढ़ रही है और मुझे मिलने वाले रिटर्न जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम होते जाएंगे। तो घर कैसे चला, तो वहां पे हमारा जो प्रोडक्ट है जीवन शांति वो बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठता है। तो अगर उस आदमी के पास मान के चले 1 करोड़ रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हो कि सर 30 लाख रुपए आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल दीजिए, उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते, मैक्सिमम 30 लाख रुपए आप डाल सकते हो, 70 लाख रुपए आप जीवन शांति में डाल दीजिए। तो इन दोनों का आइडियल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आज आपको 30 लाख पे 8.2% मिल रहा है, और यहाँ पे आपको फिर 7% है, जो भी एज के हिसाब से आप उसको बता सकते हो, लेकिन ये आपको गारंटेड मिलेगा। तो वहां पे इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आपको समझाना पड़ता है लोगों को, एग्जाम्पल देके तब लोग समझ पाते हैं। करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क का मतलब होता है कि यानी कि डॉलर के अगेंस्ट आपका रुपी जो है, इंडियन रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट एप्रिशिएट हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अगर रुपी एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब रुपी स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के हिसाब से, तो आईटी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, एक्सपोर्ट वालों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये भी रिस्क है वहां पे। तो ये उन लोगों के लिए रिस्क है, नॉर्मली ये हमारे लिए रिस्क नहीं है, मतलब आपके लिए और मेरे लिए करेंसी रिस्क ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे मैटर नहीं करती, क्योंकि हम इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है कि जहां पे मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क, पैसा जल्दी वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होती है लिक्विडिटी रिस्क। अगर आप बिना सोचे समझे किसी ऐसे ज्यादा रिटर्न देने वाले कंपनी में या लोगों के पास, और ऐसे तो काफी सारे एग्जांपल्स आपने देखे। पूना का अगर रिसेंट एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, 2-3-4 मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले की बात है, एक आदमी 300 करोड़ लेके भाग गया, और आप यकीन नहीं करेंगे अच्छे पढ़े लिखे लोग, आईटी के लोग मेजरली, उन्होंने उसको पैसा दिया। ठीक है, मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, क्यों, क्योंकि वो आपको 2-3% ज्यादा रिटर्न दे रहा था इसलिए। और मजे की बात यह है कि उसने सारा पैसा जो है लोन पे उठाया था उन लोगों का,
मतलब हर एक के नाम पे उसने लोन लिया था, पर्सनल लोन लिया था। तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक का लोन लिया है लोगों ने, पर्सनल लोन। अब वो तो पैसा लेके भाग गया। अब वहां से कुछ वापस भी नहीं आ रहा है, और बिना कुछ किए अब उनको वो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो ऐसा भी करते हैं। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन रिस्क ये इंडिया में बहुत कॉमन है। ठीक है, ये बहुत कॉमन है इंडिया में, कंसंट्रेशन रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क का मतलब ये होता है कि मैं सारा का सारा पैसा एक ही इंस्ट्रूमेंट में लगा रहा हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा, यार मेरे इधर प्लॉट है, मेरा उधर फ्लैट है, मेरा सारा पैसा प्रॉपर्टी में है। कंसंट्रेशन रिस्क। ठीक है, ये सारा का सारा पैसा मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके रख रहा हूँ। कंसंट्रेशन रिस्क। एक ही जगह पे आपका सारा पैसा आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि अगर उस सेगमेंट में अगर कुछ हो जाता है तो आपका सारा पैसा पे रिस्क आप ले रहे हो। क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि जिस कंपनी में मैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी के बॉन्ड परचेस कर रहा हूँ, या आपने अभी देखा होगा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब क्या कहते हैं उसको, एनसीडीज आते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। श्रीराम फाइनेंस के आते हैं, बजाज फाइनेंस के हैं, बजाज फिनसर्व के हैं एनसीडी, जहां पे आपको बैंक रेट ऑफ रिटर्न से 1% या 2% ज्यादा मिलता है आपको। ठीक है, तो वहां पे क्रेडिट रिस्क अप्लाई क्या होता है कि जिस कंपनी में ये मैं पैसा दे रहा हूँ, क्या वो कंपनी अगर कल डूब जाती है तो मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो एनसीडीज में आप इन्वेस्ट करते हो, या कंपनी बॉन्ड, कंपनी एफडीज जिसको कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में उसको कंपनी एफडी कहते हैं। तो कंपनी एफडी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको देखना पड़ता है कि उस कंपनी की क्रेडिट रिस्क क्या है। अगर ये डूब गया तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा। ठीक है, भले बाद में मुझे मिल सकता है। अब उसमें दो तरीके के एनसीडीज आते हैं, ये भी देखना पड़ता है आपको। अगर कंपनी के एफडी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो दो तरीके के, दो ऑप्शंस आते हैं उसमें। एक जो बैक्ड बाय सिक्योरिटी होता है, और जो होता है कि जो 100% रिस्की है, मतलब उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है पीछे। अब बैक्ड बाय सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर कंपनी डूब गई तो कंपनी ने कुछ एसेट्स जो है वो अलग से रखे इसके लिए। तो अगर वो कंपनी डूब जाती है तो एसेट बेच के आपको पैसा मिलेगा। भले ही आपको 2 साल बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा कभी ना कभी तो। लेकिन जिसको कोई बैकिंग नहीं है, आप उसको भूल जाओ। ठीक है, ये भी देखना पड़ता है जब आप कंपनी एफडी में अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी को सजेस्ट कर रहे हो, तो ये अगर कोई जानकार है, अगर क्लाइंट आपको बोल रहा है, तो देखिए ये नॉलेज अगर आपके पास है ना, तो अगर आप बोलते हो ना क्लाइंट को, इस तरीके से बताते हो ना, तो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और भले आप ये प्रोडक्ट मत बेचो, लेकिन कहीं पे अगर बात आती है, अगर वो आपको कुछ कहता है कि वहां पे है, तो ये थोड़ा सा अगर आप गाइड करते हो लोगों को, तो आपके ऊपर का ट्रस्ट बढ़ जाता है लोगों का। री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब होता है कि मैं जो पैसा वापस ले रहा हूँ, जैसे फिर से वही एग्जांपल दूंगा मैं आपको, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का। 5 साल के बाद ये पैसा मुझे वापस मिल रहा है, तो उसके बाद ये जो पैसा है मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। कई बार क्या होता है कि ये पैसा वापस इन्वेस्ट नहीं होता, या फिर मुझे कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क है। जीवन शांति में री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है, जीवन शांति में इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं है। ये दो मेजर पॉइंट्स है जीवन शांति के। ठीक है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्लाइंट के लिए क्या हो सकता है, आप सोचिए कि जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए 25-30 साल के लिए मेरा इंटरेस्ट रेट कम नहीं होने वाला है। और इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो आगे चल के इंटरेस्ट रेट कम होने की चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एक सिंपल बात याद रखिए कि 90s में जो जीवन अक्षय दिया था 12% का, तो आज भी लोगों को 12% मिल रहा है। तो आज की तारीख में वो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो गया उनका। सेफ सिक्योर्ड रिटर्न 12%, और क्या चाहिए। इन्फ्लेशन रिस्क, ये तो आप जानते हो, महंगाई। ठीक है, लॉन्गेविटी रिस्क, ये एसोसिएटेड है, लॉन्गेविटी रिस्क ये एसोसिएटेड है रिटायरमेंट प्लानिंग से। यानी कि लॉन्गेविटी रिस्क का मतलब ये है कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद एवरेज, अगर एवरेज बात करें, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से आज जो आदमी 30 साल का है, वो 85 तक वो जिंदा रह सकता है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी के एवरेज के हिसाब से मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो अगर मान के चलिए उसने सिर्फ 10 साल के लिए प्लानिंग किया है, तो 15 साल वो क्या करेगा। दिस इज लॉन्गेविटी रिस्क, यानी कि आप आपके सेविंग खत्म हो जाएंगे लेकिन फिर भी आप जिंदा हो, आउटलिविंग योर सेविंग्स, ये होता है लॉन्गेविटी रिस्क। ठीक है, तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको जरा एक बार देख लीजिए वापस।
ओके, तो आज शेयर मार्केट में लोग किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं? एक है डायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि आप डायरेक्टली कंपनी के मतलब डीमैट अकाउंट के थ्रू आप डायरेक्टली शेयर परचेस कर सकते हो, बीएससी और एनएससी के थ्रू, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, आपको कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ती है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर आप उस कंपनी को, उस सेक्टर को सिलेक्ट करके फिर आपको ये देखना है कि मेरे पास पैसा कितना है। 1 लाख रुपए है मेरे पास मान के चलिए, तो 1 लाख रुपए में मैं एक कंपनी के ले सकता हूँ या 2 कंपनी के ले सकता हूँ या 4 कंपनी के लेने हैं मुझे, ये आप डिसाइड कर सकते हो। होल्डिंग पीरियड जो है आपका, मतलब आपने एक बार ले लिया तो होल्डिंग पीरियड या तो लॉन्ग टर्म हो सकता है आपका, या शॉर्ट टर्म हो सकता है, या डे ट्रेडिंग आप कर सकते हो, यानी कि आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, डे ट्रेडिंग। या मैं सोच रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको मैं रखता हूँ। ठीक है, ये आपके ऊपर है। दूसरा है आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट। जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो उसका पैसा आप किसको देते हो? एएमसी को, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी को एएमसी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आप पैसा उस एएमसी को देते हो। वहां पे जो फंड मैनेजर काम करता है वो डिसाइड करता है कि कौन से कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आपको वो डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, आपके पास नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है कोई बात नहीं, आप 1,000 से भी स्टार्ट करो। अब वो फंड मैनेजर क्या करता है कि वो जो पैसा आता है उसके पास, वो 30 से 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब ये 30 और 50 ही ऐसा नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, 20 भी हो सकता है। ठीक है, 60 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर। एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि ये समझने के लिए कि एक ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, बहुत सारी कंपनीज में ये पैसा इन्वेस्ट होता है। और ये जो 30 या 50 कंपनी होती है, ये अलग अलग सेक्टर में होती है। अलग अलग सेक्टर का मतलब क्या होता है कि इसमें से कुछ कंपनी आईटी की होंगी, कुछ कंपनी पेंट्स की हो सकती है, कुछ कंपनी ऑटोमोबाइल्स की हो सकती है, कुछ कंपनीज एफएमसीजी की हो सकती है। तो अलग अलग सेक्टर की कंपनियां, और सेक्टर अलग अलग है और कंपनियां अलग अलग है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, यानी कि आपका रिस्क जो है वो स्प्रेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चले आपके पास अगर 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए में आपने सारे के सारे इन्फोसिस के शेयर्स खरीद लिए, तो आपकी रिस्क एक ही कंपनी के ऊपर डिपेंड है। तो अगर वो कंपनी ग्रो करेगी, उसका शेयर का प्राइस अगर ग्रो करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, वो अगर कम होगा तो आपको नुकसान होगा। तो एक ही कंपनी के ऊपर आपका रिस्क डिपेंड है। लेकिन वही 1 लाख रुपए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 1 लाख रुपए में 30 कंपनी आप खरीद सकते हो, 30, 40, 50 कंपनी आप खरीद सकते हो। उससे क्या होता है कि आपका रिस्क जो है वो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, रिस्क स्प्रेड हो जाता है, रिस्क आपका कम हो जाता है। सेम अगर यूलिप की बात करें, यूलिप भी सेम करता है। म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हो, यहाँ पे आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पे भी क्या होता है, फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कंपनी कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। वहां पे भी 30 से 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, और यहाँ पे भी रिस्क स्प्रेड होता है। तो म्यूचुअल फंड और यूलिप का काम करने का तरीका एक जैसा है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, काम करने के तरीके में दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, सेम तरीके से यूनिट लिंक इंश्योरेंस भी इन्वेस्ट करता है। ठीक है, सेम तरीका है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये 3 तरीके हैं हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डायरेक्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो, और यूलिप के थ्रू कर सकते हो अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो। ये और एक तरीका है जो लोग आजकल सबसे ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, और हमें से भी कुछ लोग कर रहे हैं, और इसको कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यानी कि डे ट्रेडिंग। आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, डे ट्रेडिंग। ये जीरोधा का अगर आपके पास डिमैट अकाउंट है ना, जीरोधा का आपके पास अगर डिमैट अकाउंट है तो डिमैट अकाउंट ओपन करते ही आपको ये मैसेज आ जाता है। ठीक है, जैसे आप डिमैट अकाउंट ओपन करोगे, जीरोधा का अगर है आपके पास, ये मैसेज आपको आ जाएगा, 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकर्ड नेट लॉसेस। मतलब 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे, 90% लोग लॉस कर रहे हैं। एवरेज लॉस कितना है? 50,000 एवरेज लॉस है। और सिर्फ ये 50,000 एवरेज लॉस नहीं है, इस 50,000 पे 28% ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स दे रहे हैं। मतलब आप सोचिए 50% पे और 28%, यानी कि लगभग और 25,000 रुपए, यानी कि
50,000 अगर उसका लॉस हो रहा है तो 25,000 रुपए वो टैक्स में और चार्जेस में पे कर रहे हैं, यानी कि 75% वो लूज कर रहे हैं। और दोज मेकिंग नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स इनकर्ड बिटवीन 15 to 50% ऑफ सच प्रॉफिट एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि जो प्रॉफिट भी कर रहे हैं ना, वो भी 15 से 50% जो है वो प्रॉफिट जो है उनका वो चार्जेस में दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मैंने यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा है, ठीक है, रेड कलर में लिखा है, इससे दूर रहिए, ये आपके लिए नहीं है। मैं इसमें करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ, मैं रोज नहीं करता हूँ, जब भी मुझे वक्त मिले या अच्छा अगर मार्केट का पोजीशन हो तो मैं करता हूँ, रोज नहीं करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं जाके कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखता हूँ कि वहां पे वो क्या कह रहा है, ओके अभी खरीद लो, अभी मार्केट का पोजीशन ये है, कल मार्केट बढ़ने वाला, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। मेरे पास वो नॉलेज है, मैंने वो एक्सपीरियंस लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा इसमें बहुत पैसा खो रहे हैं। हम यहाँ से एजेंसी से पैसा कमा रहे हैं और यहाँ जाके वो पैसा दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है ना तो प्लीज फ्रेंड्स, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, इस चक्कर में मत पड़िए, इससे दूर रहिए, जितना दूर हो सकता है इतना दूर रहिए, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, जब पहले 1 साल नॉलेज ले लीजिए, फिर उसके बाद सोचिए, लेकिन पूरा काम छोड़ के दिन भर वो 9:30 से लेकर 3 बजे तक इसके सामने मत बैठिए, यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, जाने वाला ज्यादा है। उससे अच्छा उतना समय अगर आप क्लाइंट के सामने अगर बिताते हो ना, तो आप नेगेटिव में तो नहीं जाओगे, 100% पॉजिटिव में ही आओगे। लेकिन आप सोचिए, अगर 90% लोग अगर पैसा खो रहे, मतलब 10 में से 9 लोग अगर खो रहे, तो हम भी उसमें है, 9 में है। ठीक है, तो प्लीज, क्योंकि ये कर रहे हैं लोग, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो करने के बाद फोन आता है कि सर ये अभी होल्ड पे है, क्या करें। तो फिर से लास्ट टाइम, ठीक है, आपको बता रहा हूँ, इसमें मत जाना, दूर रहो, जितना दूर रह सकते हो। अपने कमाई, मेहनत की कमाई यहाँ पे आके मत बर्बाद करो, क्योंकि ये जुआ है। आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग। अगर आपको पता नहीं है ना, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग, दिस इज गैम्बलिंग। अगर आपको जुआ खेलने का इतना ही शौक है ना, जाके लॉटरी का टिकट ले लो, उससे ज्यादा कुछ मत करो। ठीक है, लेकिन अपना समय और अपना पैसा, मेहनत की कमाई जो है, बर्बाद मत करो। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। सो म्यूचुअल फंड एक कंपनी है जो लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, दिस इज पूल ऑफ मनी। जैसे हम क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में हम प्रीमियम लेके आता है, ठीक है, उससे क्या बनता है, लाइफ फंड बनता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लोगों का पैसा, अलग अलग लोगों का पैसा जो है, आपका कोई 1,000 देगा, कोई 5,000 देगा, कोई 50 लाख देगा। सो अलग अलग लोगों का पैसा एक पूल क्रिएट करते हैं वहां पे, ठीक है? और फिर ये पैसा जो है मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये पैसा मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं। सो इन्वेस्टर क्या करता है, अपना पैसा एएमसी को देता है, एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी। ठीक है, ये जो 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज है, तो यहाँ से पैसा किसके पास जाता है, फंड मैनेजर। फंड मैनेजर के पास से पैसा जाता है। अब फंड मैनेजर क्या कहता है, करता है कि आप इक्विटी में डालना चाहते हो, यानी कि शेयर मार्केट में डालना चाहते हो, लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, खत्म होने को आ रहा है। ठीक है, नहीं आज प्रॉब्लम क्या है कि आज काफी सारे यूनिट मीटिंग्स है, तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली, ये बाद में मुझे जब मैसेज आना शुरू हो गया तो मुझे पता चला कि यूनिट मीटिंग है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, इसलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया, नहीं तो फिर अगर पहले पता होता तो मैं अगले संडे को करता। ओके, सो इक्विटी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, या डेट में करना है, या मनी मार्केट में करना है, कहाँ पे आपको करना है, उस हिसाब से वो आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर इक्विटी की बात करते हैं तो उसमें भी कई सारे ऑप्शन है। तो वहां पे लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, सेक्टोरल फंड है, इंडेक्स फंड है, जो आज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इंडेक्स फंड। तो फिर आपको कहाँ पे करना है, आपने मान के चलिए एक लार्ज कैप फंड चूज किया। अब सबसे पहले कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। कैप कैप यानी कि टोपी नहीं है, कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब
कंपनियां लगभग मेरे ख्याल से कुछ 7,000 के आसपास कंपनियां हैं मार्केट में जो लिस्टेड है। दीज आर दी लिस्टेड कंपनीज विद बीएसई और एनएससी। इनमें ये लिस्टेड कंपनीज है, 7,500 के आसपास कंपनीज है जिसका ट्रेडिंग होता है या जिसके शेयर्स की खरीदी और बिक्री होती है। अब सेबी ने क्या किया कि इन कंपनीज को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया, जिसको कहते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब कैप का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कैपिटलाइजेशन का मतलब सिंपल अगर तरीके से समझना है तो कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है आज। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक सिंपल उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि मान के चलिए कि इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस के मार्केट में 1,000 शेयर अवेलेबल जो आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, क्योंकि कुछ शेयर्स प्रमोटर के पास भी होते हैं जो खरीदे बेचे नहीं जाते। बाकी के जो होते हैं जिसको कहते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जस्ट मैं एक सिंपल एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। उसको कहते हैं फ्री फ्लोट, जो फ्री है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो जो भी फ्री फ्लोट शेयर्स है, अब 1,000 शेयर है मान के चलिए, और उसको मल्टीप्लाई कीजिए आप एक शेयर की वैल्यू, यानी कि 1,000 शेयर है और एक शेयर का रेट अगर 10 रुपए है तो 1,000 इंटू 10 तो कितना हो गया? 1 लाख। नहीं, कितना? 10,000 हो गया। कितना होता है? 1 लाख या 10,000 जो भी है। ठीक है, तो उतनी कंपनी की मार्केट वैल्यू है आज। तो जितनी ज्यादा कंपनी की मार्केट वैल्यू है उसको लार्ज कैप। ठीक है, फिर उसके बाद मिड कैप और फिर उसके बाद स्मॉल कैप। अब ये पता कैसे चलेगा? तो पहले क्या होता था? तो पहले क्या होता था कि हर कोई जो है वो अपने हिसाब से जो है, तो बस वो अपने हिसाब से जो है वो फंड मैनेजर, कोई कहता था कि ओके चलो इन्फोसिस लार्ज कैप है, कोई कहेगा नहीं ये तो मेरे लिए मिड कैप है। तो ये अलग अलग होता था। तो अभी सेबी ने क्या किया कि लिस्ट पब्लिश की है। तो मार्केट में जितनी भी, जैसे मैंने आपको कहा था 7,500 के आसपास कंपनी है, तो 1 से लेके 100 कंपनी जो है वो लार्ज कैप में है। और इसके लिस्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो गूगल पे भी मिल जाएगा आपको। तो एक कंपनी से लेके 100 कंपनी तक लार्ज कैप है, 100 से लेके 250 तक मिड कैप है, 250 के ऊपर जितने भी है स्मॉल कैप में है। अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सो लार्ज कैप कंपनीज का मतलब क्या होता है कि ये बहुत बड़ी कंपनीज है, पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसका मतलब ये है कि इसमें रिस्क जो है कम है इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो इसमें रिस्क कम है। मिड कैप कंपनीज जो है ये स्मॉल कैप से मिड कैप में आई हैं, तो इनका ग्रोथ रेट अच्छा होता है, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा होता है। और स्मॉल कैप कंपनीज जो अभी बढ़ रही है, नई कंपनीज है, बढ़ रही है ये कंपनीज, तो इनमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, तो रिस्क के हिसाब से अगर देखें तो लार्ज कैप में रिस्क कम है, मिड कैप में रिस्क ज्यादा है, स्मॉल कैप में उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो उस बेसिस पे इन कंपनीज को डिवाइड किया गया है। तो आप देखते हो कि मार्केट में लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड भी है। तो इसका लिस्ट अगर आपको चाहिए आप जाके सर्च कीजिए गूगल पे, आपको सेबी का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड्स का मतलब होता है कि एक सेक्टर को लेके आप वो पैसा इन्वेस्ट करें, जैसे आईटी फंड। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। अच्छा सर।
प्लीज वेट कीजिए सभी लोग, सर आते ही होंगे। थोड़ा इसका उसका कनेक्शन कट है, प्लीज वेट सर एवरीवन। ओके सॉरी, ये लाइट चली गई थी इसलिए वाईफाई बंद हो गया, तो उसकी वजह से ये मैं बाहर चला गया था। सो सॉरी, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है सर। चैतन्य जी, यस थैंक यू चैतन्य जी। थैंक यू आपको सर। कोशिश रखा था सर, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे पता था कि शायद हो सकता है आज। ओके सर, ओके, प्लीज कैरी ऑन सर। यस यस, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी वेरी मच। ओके ओके सॉरी, ये लाइट की वजह से वाईफाई बंद हो गया, अचानक लाइट चली गई, तो थोड़ा सा इसलिए मुझे डाउट था, इसलिए मैंने चैतन्य जी को पोस्ट बना के रखा था, नहीं तो सब लोग निकल जाते हैं यहाँ से। ओके सो इक्विटी हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो इंडेक्स का मतलब होता है कि जहाँ पे आप निफ्टी जो बना है 50 स्टॉक से बना है। निफ्टी निफ्टी जो बना है, यानी कि जो सेंसेक्स बनता है, बीएससी का जो सेंसेक्स बना है वो 30 स्टॉक से बना है, और निफ्टी जो बना है यानी कि एनएससी का जो सेंसेक्स है वो बना है 50 स्टॉक से। सो इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है कि निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, और जिस तरीके से निफ्टी का वेटेज दिया है वहां पे, यानी कि फॉर एग्जांपल रिलायंस जो सबसे बड़ा मार्केट मूवर जिसको कहते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज उसको है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उसको कितना वेटेज है, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि उसका मान के चले 8% वेटेज है, और इन्फोसिस का 2% वेटेज है, टाटा मोटर्स है, ये जितनी भी 50 कंपनी है उससे बन के फिर वो सेंसेक्स बनता है। तो फंड मैनेजर क्या करता है, सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करता है, जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स है और जो निफ्टी ने वेटेज दिया है उसको कितना परसेंट, तो वही सेम वो कॉपी पेस्ट करता है। तो आपका पैसा अगर आप मान के चलिए 1,000 रुपये लगा रहे हो, मतलब 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, सो 1,000 रुपये में से 8% आपका रिलायंस में जाएगा, 2% आपका इन्फोसिस में जाएगा, ऐसे होता है। ये आजकल बहुत पॉपुलर हो गए इंडेक्स फंड, काफी लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडेक्स फंड्स में काफी पैसा आ रहा है इसमें, इंडेक्स फंड्स में। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक तो चार्जेस बहुत कम है। ठीक है, चार्जेस बहुत कम, यहाँ पे फंड मैनेजर को एक्टिवली कुछ नहीं करना, मतलब ये जैसे कॉपी पेस्ट करके छोड़ दो, इसको देखना ही नहीं इसके तरफ। ठीक है, इसके तरफ देखना ही नहीं है। तो ये सिंपल है मैनेज करने के लिए, उनके लिए सिंपल है, इसमें चार्जेस बहुत कम है, इसलिए बहुत सारे लोग वहां पे आ रहे हैं। लेकिन लेकिन ये भी एक और तरीके से, मतलब सिर्फ फॉलो कर रहे लोग मार्केट को, बाकी के लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, ये हो रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर लोगों को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ओके, डेट। अब डेट में वो फंड मैनेजर कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब नॉर्मली ये कहा जाता है कि डेट फंड जो होते हैं वो सेफ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ये जो बहुत पुरानी कंपनी है म्यूचुअल फंड की, बहुत ही पुरानी कंपनी है, उन्होंने मेरे ख्याल से 1 साल या, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को? चैतन्य जी स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर। ओके, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है फ्रेंड्स, तो कुछ लोगों को, तो आप लॉग आउट करके वापस एक बार लॉग इन कीजिए, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके
सो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 6 बॉन्ड फंड जो है, डेट फंड जिसको कहते हैं, वो बंद कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने बंद करने पड़े कंपनी को, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट में जो गलती की थी कि बहुत एग्रेसिवली उन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया था, और ऐसे कंपनी में कि जिनकी क्रेडिट रिस्क जो है बहुत हाई थी। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, पैसा किसका अटक गया, लोगों का अटक गया। ठीक है, वापस वो दे रहे, वो बात अलग है, लेकिन जब चाहिए तब नहीं मिलेगा, और आपको फिर उतने पीरियड का आपका नुकसान हो जाता। और मनी मार्केट जैसे ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है, मतलब फंड के ऑप्शन है। एक तो कंपनी कई सारे है, उसमें भी उस कंपनी के अलग अलग फंड्स है। इतना कंफ्यूजन है यहाँ पे कि लोग इसको समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट करें। तो लोग इन्वेस्ट कैसे करते हैं म्यूचुअल फंड में, एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं। ठीक है, गूगल पे जाके सर्च करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड 2023 में, तो बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं, ओके इधर ये है, इधर ये है। फिर 2-3 साइट पे जाएंगे, मनी कंट्रोल पे जाएंगे, वैल्यू रिसर्च पे जाएंगे, ईटी मनी पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा फंड अच्छा है। ठीक है, ये क्या करे, कौन सा बेस्ट फंड है। ओके, तो ओके ये है, इसने अच्छा दिया, इसने अच्छा दिया, तो इसमें से कोई भी एक फंड सेलेक्ट करके वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब एक काम और करते हैं। सो बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन, और साल ले लेते, 2018 ले लेते, चलिए 2018। ठीक है, 2018 को ले लेते हैं। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का देख लेते हैं, क्योंकि ईटी मनी और इकोनॉमिक टाइम्स ये एक ही है, मतलब एक ही, ईटी मनी और इकोनॉमिक टाइम्स एक ही है। तो 2018 का देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, ये 2018 में आपको कहीं पे नजर नहीं आने वाला है। या फिर 2018 उल्टा करके देखते हैं, इधर का एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड, एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड। ठीक है, यहाँ पे है क्या, कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं, मेजरली अभी इतना जो लिस्ट उन्होंने दिया है जो हाई टॉप परफॉर्मिंग है, तो इसमें तो कहीं नहीं है। ऐसे ऐसे प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 2018 में जो रेकमेंड कर रहे थे, या ऐसे जो प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, ये भी कहीं पे नहीं है। तो लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि ओके चलो अभी करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो ये रेटिंग से कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक है, रेटिंग से कुछ भी मतलब नहीं होता है। ये आज जो परफॉर्मर है, मतलब ये क्रिकेट की तरह है, बैट्समैन की तरह है क्रिकेट का। विराट कोहली ने भी सेंचुरी वापस बनाने के लिए 4 साल लगाए थे, 4 या 5 साल, अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बनाया था। मेरे ख्याल से 4-5 साल के गैप के बाद उसने वापस एक बार सेंचुरी बनाया। तो अगर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली 75% पैसा तो निकल के जाने वाला है, क्योंकि आपने जो आज जो बेस्ट है वो कल जाके बेस्ट नहीं हो सकता। और 2018 में जो इन्होंने एक और एक फंड रिकमेंड किया था, जेएम का कोई फंड था, जेएम 11 फंड या ऐसा कुछ तो था, उस फंड ने तो सिंस इंसेप्शन 2% रिटर्न दिया, इक्विटी फंड। तो ये गलती लोग करते हैं। ठीक है, अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो इसको मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आज मार्केट का लीडर है वो कल जाके बॉटम में आ सकता है, मतलब जैसे फॉर्म जाता है ना क्रिकेटर्स का, वैसे इसका भी फॉर्म चला जा सकता है और जाता है। तो आपको मॉनिटर करना है, आपको क्या है, देखिए आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा है अच्छा, और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए।
ये एनएससी का आपको ये दिखाई नहीं देगा, मैं आपको ये भेज दूंगा। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये रिटर्न्स है, हिस्टोरिकल रिटर्न्स। ये एनएससी का चार्ट है, निफ्टी का, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। सो 2008 की बात करें, जहां पे हम बहुत बड़ा क्रैश देखा था, और इसका नतीजा हम सबने, जो पुराने हैं, हम सबने बहुत झेला है इसको, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ से नीचे आ गया था, मतलब 6000 से मार्केट नीचे आ गया था, लगभग 2000 के आसपास आ गया था। चलिए, फिर वहां से मार्केट रिबाउंड करके वापस ऊपर 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 आता गया। यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत बड़ा रेड कैंडल आपको दिखाई दे, इसको कैंडल कहते हैं, एक बहुत बड़ा रेड कलर का कैंडल आपको दिखाई देगा। ये है कोविड। जब कोविड शुरू हुआ था, पहला लॉकडाउन हुआ था, तो 12,000 से मार्केट नीचे आ गया था 8,000 तक एक महीने में, ठीक है। उसके बाद अभी ये वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। वहां से फिर एक ऊपर ऊपर ही जा रहा है। ये एक महीने का है, मतलब ये जो एक कैंडल आप देख रहे हो या एक बार आप देख रहे हो, ग्रीन या रेड, ये एक महीने का है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक दिन का लेता तो यहाँ पे नहीं आता था। तो अभी मार्केट क्या है, 20,000, ठीक है। तो हमें क्या डर लगता है, हमें डर क्या लगता है कि अगर किसी को यूलिप सजेस्ट करना है मुझे, तो हमें डर लगता है कि अगर उसने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और मार्केट नीचे आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं कि 19,500 है अभी फिलहाल मार्केट, तो ये 20,000 के आसपास जाके वापस आ गया था, तो अभी है 19,500। सो 19,500 पे मार्केट है, और मैं यहाँ पे किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप यूलिप में इन्वेस्ट करो, SIP में इन्वेस्ट करो, और मुझे डर लगता है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे आ गया तो क्या होगा। तो जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया है तो उसका तो नुकसान होने वाला है, ठीक है। अब एक पकड़ के चलते कि 2023 है, 2023 है। अब हम और एक पीरियड पकड़ के चलते हैं कि हम पीरियड पकड़ते हैं 2038, 15 साल हो गए, यस, 15 साल हो गए। मान के चलते हैं कि 19,500 पे मार्केट है आज 2023 में, और 2038 में ये मार्केट जो है यहाँ से गिरना शुरू हो गया। ये मार्केट ये गिरना शुरू हो गया, गिर गया मार्केट यहाँ से, और फिर वापस ऊपर आ गया। तो ये गिरते गिरते मान के चलिए ये आ गया 10,000 पे आ गया, यहाँ पे बीच में कहीं पे 10,000 पे आ गया, और वापस 2019 में, सॉरी 2038 में ये आ गया 2000, एक ही मिनट दीजिए मुझे, 2038 में वापस 19,500 पे आ गया। यानी कि जिस पॉइंट से शुरू किया था उस पॉइंट पे वापस आने के लिए कितने साल लगे, 15 साल लगे, ठीक है। ये पीरियड जो है ये 15 साल का पीरियड है, जहां से हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और वहीं से मार्केट गिरना शुरू हो गया, और ये पीरियड है 15 साल का, ठीक है। ये पीरियड है 15 साल का। फिर भी अगर मान के चलिए उसने यूलिप में इन्वेस्टमेंट किया है और 15 साल अगर वो करता रहा, तो भी उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, 12 से 15% का रिटर्न उसको मिल सकता है फिर भी, ठीक है। तो कई बार हमें डर लगता है कि अभी मार्केट तो इतना ऊपर चला गया, अब इससे नीचे आ गया तो क्या होगा। तो मैं आपको ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 2023 में 19,500 पे है, और यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो गया, 10,000 पे आ गया, वापस 10,000 से बढ़ना शुरू होकर 19,500 पे आ गया, और इसके लिए 15 साल का समय लगा। तो भी आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी उसको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, 12% तो उसको रिटर्न मिल सकता है यहाँ पे। सर ये 2002 2003 हो सकता है ना सर, 2003 हाँ? to 2018? कुछ भी हो सकता है, कोई भी पीरियड आप लेके चलिए। मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि मार्केट कम होने से डरिए मत। ओके सर, आप कोई भी पीरियड ले लीजिए, कोई भी ओके पीरियड ले लीजिए, आप ये मत डरिए कि मार्केट, अगर मैं आज किसी को कह रहा हूँ कि सर आप यूलिप में इन्वेस्ट करो और कल मार्केट जाके गिर गया तो कस्टमर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, नहीं। लेकिन उसके लिए एक ही चीज उसको करनी पड़ेगी, और वो है इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ओके देखिए, ये एक मार्केट की जो एक मतलब जिसको हम कहते हैं ना SIP, एक कॉमन वर्ड है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। SIP करो, SIP करो, SIP करो। यूलिप में क्या है, यूलिप में भी वही है ना, सेम
एसआईपी है यूलिप में। कि एसआईपी का मतलब क्या होता है कि आप, या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि इट इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट, सीरीज ऑफ पेमेंट जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स्ड है, ठीक है, और पीरियड फिक्स्ड है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स्ड है और पीरियड फिक्स्ड है, उसको कहते हैं। अब एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है वो जिस थ्योरी से, या जिसके जिसको कहते हैं कि मार्केट की जो एक साइंटिफिक स्टडी है जिसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो एसआईपी ये डिराइव किया गया है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से, ठीक है। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो ये मार्केट की एक साइंटिफिक स्टडी है, और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ये कहता है कि आप इन्वेस्ट करो और इन्वेस्टेड रहो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आप दो तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। एक जिसको कहते हैं मार्केट को टाइम करना। टाइम करना यानी कि मैं आज देखता हूँ कि रिलायंस का शेयर होके 2,500 रुपए में चल रहा है, ओके चलो तो मैं इसको खरीद लेता हूँ 2,500 रुपए में, क्योंकि 2800 टच करके वापस आ गया, ठीक है, 2700-2800 कुछ टच करके वापस आ गया 2500। तो अब ये वापस ऊपर चला जाएगा, तो जब ये वापस ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसको कहते हैं टाइमिंग, यानी कि सही टाइम पे एंटर करना और सही टाइम पे एग्जिट करना। लेकिन ये सबका अगर परफेक्ट होता तो हम सब लोग आज यहाँ पे नहीं होते, हम अच्छा खासा पैसा बना रहे होते हैं। तो टाइमिंग परफेक्ट नहीं आता है किसी का भी। तो अब अगर टाइमिंग परफेक्ट नहीं आता है और आपके पास नॉलेज भी नहीं है, तो आप क्या करो, मार्केट को टाइम दे दो, ठीक है, मार्केट को टाइम दे दो, यानी कि आप इन्वेस्ट करो और इन्वेस्टेड रहो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इससे क्या होता है कि आपका जो भी रिटर्न आता है ये एवरेज आउट होता है, ठीक है, ये एवरेज आउट होगा आपका रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया इस पॉइंट पे, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, तो जब मार्केट नीचे आ रहा है तो आप हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एनएवी गिरेगा आपका। जैसे मार्केट नीचे आएगा आपका एनएवी गिरेगा, और तब आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में तब आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो डाउनफॉल होता है मार्केट का, ये जो डाउनफॉल है मार्केट का, जहां से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे आप क्या करते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते हो अपने, मतलब एक्यूमुलेट कर रहे हो, नंबर ऑफ यूनिट आपको ज्यादा मिल रहा है। और जब ये मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जब ये मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, आपको मिलने वाले जो उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एवरेज आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो है ये एवरेज आउट हो जाएगा। और जब ये एवरेजिंग हो रहा है ना, इसमें दो चीजें हैं, ये एवरेजिंग भी होता है, और जैसे आप पीरियड देते हो या समय देते हो मार्केट को, आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो अगर किसी को आप यूलिप सजेस्ट कर रहे हो यूलिप में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उनको शॉर्ट टर्म के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है लॉन्ग टर्म की। और पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है, शॉर्ट टर्म में नहीं बनता है यहाँ पे। सो अगर वो ग्रोथ फंड की बात कर रहा है तो 10 साल के ऊपर उसको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, ये पहले क्लियर करके रखिए, ठीक है, बाद में वो चैलेंज नहीं होना चाहिए। तो पहले क्लियर करके रखिए कि सर इसमें लॉन्ग टर्म ही पैसा बनता है मार्केट में, क्योंकि एवरेजिंग के लिए एवरेजिंग करने के लिए आपको समय देना पड़ता है मार्केट के लिए। और वो समय अगर आप 10 साल का अगर आप देते हो या 15 साल का अगर आप देते हो, जितना ज्यादा समय आप दोगे उतना आपके पैसे डूबने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, और आपके रिटर्न जो है वो एवरेज आउट हो जाते हैं। दिस इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। और इसी का डेरिवेशन जो है, या इसी को कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये उसका मीनिंग होता है। असली मीनिंग एसआईपी का ये है जिसके बारे में मार्केट में कोई बात नहीं करता है। दिस इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक है। इन्वेस्ट एंड स्टे इन्वेस्टेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम सो दैट यू कैन एवरेज आउट। और जैसे एवरेज आउट भी होता है और आपका पैसे डूबने का प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाता है, ये है। तो यूलिप अगर आपको किसी को सजेस्ट करना है तो डरिए मत कि मार्केट गिर जाएगा, क्या होगा। मैं जो आपको मैंने एग्जांपल दिखाया ना,
मैं ये सेम एग्जांपल क्लाइंट के साथ शेयर करता हूँ उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ कि सर मान के चलिए, आप तो प्रॉफिट की बात कर रहे हो सर, आप मान के चलिए कि अगर मार्केट गिर गया तो क्या होगा। तो मैं उसको एक सिनेरियो क्रिएट करके दिखाता हूँ पेपर पे कि सर अभी मार्केट 19,500 पे है, मान के चलिए कि यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो गया, हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, मार्केट गिरना शुरू हो गया, मार्केट आ गया सर 10,000 पे, और वापस मार्केट आ गया वहां से उठते 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 मार्केट आएगा वापस 19,500 पे। ठीक है, तो जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था वापस उसी पॉइंट पे हम आ गए, लेकिन उसके लिए सर 15 साल लग गए। तो भी सर आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे और इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको 12% रिटर्न, 12% के आसपास रिटर्न तो आपको आराम से मिल जाएंगे सर, उसमें भी कोई चैलेंज नहीं। तो मैं उसको उल्टा समझाता हूँ क्लाइंट को, मैं उसको ग्रोथ नहीं दिखाता हूँ ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, ताकि कल अगर मार्केट गिर रहा है ना वो मुझे फोन नहीं करेगा। ठीक है, वो मुझे फोन नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि ये होने वाला है। ठीक है? तो उस तरीके से उसको समझाना पड़ता है। तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट एक जो कॉमन डर होता है जो मैंने सुना है कि मार्केट गिर गया तो क्या होगा, तो डरिए मत उससे। ओके, अब अगर टैक्सेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पे दो तरीके के टैक्स लगते हैं, एक जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और दूसरा है अनिरुद्ध जी, वो समझाने के लिए मुझे पूरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको, मतलब एक कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। तो कभी बाद में मैं आपको बताता हूँ सर, लेकिन आप मेरी बात पे भरोसा रखिए क्योंकि मैं रोज करता हूँ। ठीक है, कि अगर मार्केट गिरता भी है लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है कि इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। अगर उसने इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया तो नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट करते रहिए और इन्वेस्टेड रहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है अगर 12 महीने के अंदर आपने शेयर्स खरीदे हुए शेयर्स को बेच दिया या फिर म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया, तो जो भी गेन होगा यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 15% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम बात करें तो 12 महीने के ऊपर जो आपका होल्डिंग पीरियड है, 12 महीने के बाद आपने अगर शेयर्स खरीदे हुए शेयर्स को बेच दिया या फिर म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल दिया, तो उसमें क्या होता है, पहले 1 लाख तक का जो प्रॉफिट है आपका, पहले 1 लाख तक के प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया उसके ऊपर। ठीक है, 2 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हो गया, तो 2 लाख रुपए में से पहले 1 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, बचे हुए 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 10% टैक्स भरना है। ठीक है, अब इसी को अगर हम यूलिप के साथ अगर देखते हैं तो यूलिप में 2.5 लाख रुपए प्रीमियम तक कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 तक जो वो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं है। उसके ऊपर अगर वो उनका जा रहा है इन्वेस्टमेंट तो उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यूलिप जो है म्यूचुअल फंड से ज्यादा टैक्स फ्रेंडली है। तो अगर हमें इसको कंपेयर करके देखना है कि कहाँ पे क्या है म्यूचुअल फंड और इसमें, अगर हमें देखना है कंपैरिजन अगर करके देखना है इन दोनों में क्या है, सो यूलिप में क्या है, आपको 2.5 लाख रुपए तक प्रीमियम तक कोई टैक्स नहीं है। म्यूचुअल फंड में दो है, 15% है और 10% का टैक्स है। स्विचिंग, आप म्यूचुअल फंड में क्या है, आप स्विच नहीं कर सकते। स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि अब मान के चले कि आपको दिख रहा है अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो रहा है, ठीक है? आपको इक्विटी में आपने इन्वेस्ट किया है, आप उस प्रॉफिट को आप सेव करना चाहते हो। ठीक है, जो भी प्रॉफिट हुआ आपका आप उसको सेफ रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे वो पैसा वहां से निकालना पड़ता है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आएगा और फिर उसको दोबारा आप किसी डेट फंड में या लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है? लेकिन यूलिप के साथ एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपको फ्री मिलता है। आप ग्रोथ फंड से सिक्योर्ड फंड में या बॉन्ड फंड में आप आसानी से स्विच कर सकते हो। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर जब आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालोगे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, यहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी आपकी क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। यहाँ पे अगर आपको स्विच करना है या इक्विटी से पैसा निकाल के बॉन्ड फंड में डालना है या लिक्विड फंड में डालना है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ये यहाँ पे नहीं है। तो जैसे आपका प्रॉफिट होता है आप बुक करके रखिए उसको, आप स्विच करके रखिए बॉन्ड फंड में, सिक्योर्ड फंड में रखिए,
ये एडवांटेज है यूलिप का। एटीसी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक, ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सेम आपको मिलता है म्यूचुअल फंड में, लेकिन वो आपको मिलता है ईएलएसएस में, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, या टैक्स सेविंग स्कीम्स भी जिसको कहते हैं, या इक्विटी ईएलएसएस कहते हैं उसको, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ठीक है। उसमें भी आपको 1.5 लाख तक मिलेगा। सारे म्यूचुअल फंड्स को नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जो ईएलएसएस होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात, जो ईएलएसएस में अगर कोई सेव कर रहा है, ठीक है, तो एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे अगर कोई एसआईपी में सेव कर रहा है, तो लोग यहाँ पे ईएलएसएस में क्या होता है, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, कि 3 साल आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। लेकिन लोगों का एक मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इसको लेके, लोगों को क्या लगता है कि मैं हर महीना एसआईपी कर रहा हूँ, हर महीना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 3 साल के बाद तो मेरा सारा पैसा फ्री हो जाएगा। वैसे नहीं होता। आपकी हर इन्वेस्टमेंट को 3 साल का लॉक इन है, ठीक है। हर इन्वेस्टमेंट को 3 साल का लॉक इन होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलिए, अभी कौन सा है, अगस्त 2023 में मैंने इन्वेस्ट किया, एक एक पहला इंस्टॉलमेंट मैंने पे किया, या पहला एसआईपी मैंने कर लिया, तो वो रिलीज होगा 2026 में। सितंबर में मैं जो करूंगा वो रिलीज होगा सितंबर 2026 में। तो हर एसआईपी को 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, ये लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। और फिर बाद में जब वो करते हैं, फिर उनको जब समझ में आता है कि ये तो मैं निकाल ही नहीं सकता, तो फिर वो फंस जाते हैं वहां पे। अब क्या, फिर वो बंद कर देते हैं इन्वेस्टमेंट करना वहां पे। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे आपको गारंटेड एडिशन मिलते हैं यूलिप में, हर 5 साल के बाद आपको गारंटेड एडिशन मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी गारंटेड एडिशन नहीं मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे रिस्क कवर है, यहाँ पे आपको कोई भी रिस्क कवर नहीं। और एसआईपी में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके लिए, तो एक अच्छा सेलिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए, वो है कि यहाँ पे मोर्टेलिटी चार्जेस, अगर क्लाइंट मैच्योरिटी तक रहता है, मोर्टेलिटी चार्जेस उसको वापस मिलेंगे। यानी कि जो भी उसको रिस्क कवर उसने एंजॉय किया है तब तक का फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे जीवन किरण की अगर हम बात करते तो हम वही बता रहे हैं ना क्लाइंट को, कि आपको रिस्क कवर भी मिलेगा सर, और बाद में आपको सेविंग भी हो रहा है, वहां पे आपको पैसा भी वापस मिल रहा है। तो सेम है यहाँ पे, ठीक है। सो जो टर्म और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन आपको बता रहे हैं, कि मैं टर्म भी लेता हूँ और म्यूचुअल फंड भी लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके लिए एक एडवांटेज है यूलिप में। यहाँ पे मोर्टेलिटी चार्जेस जो है वो आपको वापस मिल रहा है। ये पॉइंट आप क्लाइंट को बता सकते हो कि सर वहाँ पे आपको टर्म प्लान जो आप ले रहे हो, ठीक है, उसके लिए तो आपको चार्जेस पे करने पड़े, वो आपको वापस नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो क्यों ना आप दोनों को कॉम्बिनेशन कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम आपको मोर्टेलिटी चार्जेस वापस दे रहे हैं, तो आपका प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, और प्रोटेक्शन के अगेंस्ट जो भी है आपका, अगर कुछ नहीं होता है इन केस, तो वो पैसा भी आपको वापस मिल रहा है सर, वो भी आपका पैसा सेव हो रहा है, ठीक है। तो उससे बेटर तो ये कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पे आपको ये वापस मिल रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो है, अगर हम रिटर्न की बात करते हैं, तो ये मई के फिगर है, 9 मई 2023 के। आप लोगों के पास लेटेस्ट होंगे शायद, मुझे नहीं मिला है अभी तक लेटेस्ट, ओके। तो बॉन्ड फंड ने कितना रिटर्न दिया है, 4%, ठीक है। सिक्योर्ड फंड ने 9.11% दिया, 9.11%। बैलेंस फंड 12%, ग्रोथ फंड 16% दिया है, 16%। ये अच्छा रिटर्न है, ठीक है। कंपेरेटिवली अगर आप देखते हो मार्केट में, तो ये रिटर्न कोई बुरा रिटर्न नहीं है, अच्छा रिटर्न है, ठीक है। ग्रोथ फंड में तो ऐसा नहीं है कि जो पहले हुआ करता था कि मार्केट के रिटर्न अलग और यूलिप के रिटर्न अलग हुआ करते थे, अभी थोड़ा सा ये रिटर्न आपको अच्छे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 4 फंड है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड है, सिक्योर्ड है, बैलेंस्ड है, ग्रोथ है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और गारंटेड एडिशन है आपको यहाँ पे जो मिल सकता है, तो 6th ईयर पे 5% गारंटेड एडिशन मिलेगा, 10th ईयर पे 10% गारंटेड एडिशन मिलेगा। अभी गारंटेड परसेंटेज किसका है, एनुअल प्रीमियम जो भी है आपका, उस एनुअल प्रीमियम का ये परसेंटेज है,
ठीक है, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ये आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा। ठीक है, पार्शियल विड्रॉल आपको अगर कभी करना है, तो अगर 5 साल के बाद आपको अगर पैसे की जरूरत है, तो सर वैसे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ से पैसे विड्रॉ करो, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए, लेकिन अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी ना सर आपको, तो आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी है आपके पास। तो एसआईपी जो प्रोडक्ट है वो कोई बुरा प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट है, आज के मार्केट में क्लाइंट को देने के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। और जिस तरीके से म्यूचुअल फंड अभी काम कर रहा है, तो उसी तरीके से रेट भी, मतलब उसका रिटर्न भी अच्छा है, रिटर्न बुरा नहीं है। और क्लाइंट अगर आपको कह रहा है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारे पास भी एक प्रोडक्ट है उस तरीके का। अब दो कारण है कि जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक कारण है कि हमें लगता है कि अगर पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप पुराने एजेंट हो, तो पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा। ठीक है, तो उस कारण से हम इसको थोड़ा फेवर नहीं करते, इसकी तरफ ज्यादा देखते नहीं है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि एक बार मतलब हाथ धुल जाए तो हम दोबारा उसी में आग में हाथ डालने की कोशिश नहीं करते। दूसरा है कि यहाँ पे कमीशन कम है, उतना कमीशन अट्रैक्टिव नहीं है जितना आपको एक एंडोमेंट प्लान बेचने से कमीशन आपको मिलता है, उतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो वो एक और रीजन है कि जहाँ से हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते। ठीक है, मेरे एक सिंपल सजेशन है आपको, अगर मान के चले आपका क्लाइंट अगर इन्वेस्ट कर रहा है या वो ऑप्शन वो आप अगर वो ढूंढ रहा है, तो आपके पास भी वो ऑप्शन है, आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इससे बिल्कुल मत डरिए कि क्या होगा या गिर गया तो क्या होगा। मैंने आपको बताया ना कि अगर आज 19,500 पे मार्केट है, 15 साल के बाद वापस 19,500 पे आ गया, 15 साल लगे उस सर्कल को पूरा करने के लिए। ठीक है, और बीच में ये डाउन भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए एक ही उसको करना पड़ेगा, इन्वेस्ट और स्टे इन्वेस्टेड। इन्वेस्ट करते रहिए और इन्वेस्टेड रहिए, तो ही आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। और ये हर चीज के लिए लागू होता है, मतलब अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करो, वहां पे भी सेम लागू होता है। और वहां तो आपने देखा है, मैंने आपको जो दिखा है डेटा, 75% पैसा तो 5 साल के पहले लोग निकाल के ले रहे। तो वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब लोग आपको इतने में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ या वहां पे करता हूँ, लॉन्ग टर्म नहीं है वहां पे इन्वेस्टमेंट। तो गोल प्लानिंग के हिसाब से कोई नहीं कर रहा है वहां पे, सिर्फ रिटर्न के पीछे लोग भाग रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास भी एक आइडियल इस तरीके से प्रोडक्ट है। तो आप थोड़ा सा इस पे फोकस लेके आइए, इस प्रोडक्ट पे, अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, और आजकल क्या कहेंगे, रेट जो दे, मतलब रिटर्न जो है वो भी अच्छा है, इतना बुरा रिटर्न नहीं है कंपैरेटिवली। ओके, तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, क्या होता है। ठीक है, बेसिक, हमने बेसिक पे बात की, मैं कोई ज्यादा टेक्निकल में नहीं गया हूँ। ठीक है, बेसिक पे हमने बात की कि क्या है अपॉर्चुनिटी, क्या है हमारे मार्केट में, इस सेगमेंट में अगर हमें काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं। और एक बार लास्ट बार मैं आपको बताना चाहूंगा, सॉरी, लेकिन लास्ट बार मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे दूर रहिए। ठीक है, मैं काफी सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ लोगों में से ही। ठीक है, इसलिए मैं आपको इतना अर्ज कर रहा हूँ, मतलब इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, इतना, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स मैंने देखे हैं। सो लास्ट मेरा वही होगा, मैं क्लोज करूंगा यहीं पे कि इससे दूर रहिए, आपकी मेहनत की कमाई को यहाँ पे लाके उड़ाइए मत। दिस इज प्योर गैम्बलिंग, अगर आपको पता नहीं है तो। उससे अच्छा एक लॉटरी का टिकट खरीदिए 10 रुपए का, वो आप अफोर्ड कर सकते हो, या 100 रुपए का खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे अच्छा आप फैमिली को लेके बाहर चले जाइए कहीं पे, वहां पे पैसा खर्च कीजिए, कम से कम सेटिस्फेक्शन तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ से दूर रहिए, आपका पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आपका पूरा पर्सनल लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और ये हुआ है लोगों के साथ। ठीक है, इसलिए मैं इतना आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इससे दूर रहने के लिए। ठीक है, ओके।
सो फ्रेंड्स, इतना ही था आज के लिए। थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले लिया मैंने आपका, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो भी हमने आज डिस्कशन किया है, ये मैं प्रेजेंटेशन आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, ठीक है, अपना नॉलेज थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। तो आज हमने करंट मार्केट सिनेरियो के बारे में डिस्कस किया था, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं एक बार इसको रिपीट करना चाहूंगा कि एक मार्केट जो जिसके ऊपर आप फोकस लेके आ सकते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग मार्केट, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस लेके आइए। ये मार्केट आने वाले पीरियड में बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है, बहुत बढ़ेगा रिटायरमेंट प्लानिंग मार्केट। तो इस पे थोड़ा सा फोकस लेके आइए, इस पे अच्छा आप काम कर सकते हो। मैं खुद इस पे इस महीने में काम कर रहा हूँ, एक रिटायर रिच कंसेप्ट के साथ मैं इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस मार्केट में कितना पोटेंशियल है और कितना अच्छा बिजनेस हम इस मार्केट से लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा उसके लिए। सो मेरी तरफ से इतना ही था। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने जो समय दिया है आज, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरी तरफ से कोशिश है कि ये जो मैंने शुरू किया है अभी, ये ज्ञान कोश जिसका नाम मैंने दिया है, तो मेरी तरफ से कोशिश है कि मैं आपका नॉलेज अपग्रेड कर सकूं, ठीक है, ताकि आपको आपके डे टू डे वर्किंग में आपको इसका बेनिफिट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन जो इसका होगा, उसका टॉपिक भी मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है, और वो है जो हमें आमतौर पे कटे नहीं आती है जिसको मैनेज करने के लिए, वो टाइम मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट। क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंज ये आता है कि टाइम को कैसे मैनेज करें और उसके साथ बिजनेस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह काम करता हूँ, ठीक है, मेरे भी 640 क्लाइंट है आज। तो कभी कभी हमारे लिए क्या होता है ना, समय को मैनेज करना और उसके साथ साथ बिजनेस को मैनेज करना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ चीजें प्रैक्टिस में मैं लेके आया हूँ, ठीक है। मैं भी आप देखिए, आप हम गलतियों से ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो मैंने भी जो इनिशियली मेरे करियर में जो गलतियां की है, तो उससे मैंने सीखा है कि टाइम और बिजनेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन हम बात करेंगे कि टाइम और बिजनेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं कोई नॉर्मल टॉपिक्स के साथ हम डिस्कशन नहीं करेंगे, कुछ अलग करेंगे, अलग करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो नॉर्मली हम उन पॉइंट्स पे हम डिस्कस नहीं करते, उन पॉइंट्स को लेके डिस्कशन करने का मेरा इरादा है। आप भी सजेस्ट कर सकते हो मुझे, आपको कौन से टॉपिक पे। अभी तो महीने में एक बार या दो बार करेंगे, जैसे वक्त मिलता है मुझे, तो उस हिसाब से एक बार या दो बार करेंगे सेशन। तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया मैंने कि एक ही करना है, या महीने में जब भी वक्त मिलता है अगर मुझे, तो दो कर लेंगे, अगर नहीं है तो एक तो जरूर करेंगे। और आप भी मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है, और किस तरीके से आपको, मतलब किसी विषय में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, वहाँ पे कोई चैलेंज आ रहा है आपको काम करने में, मार्केट में आपको अगर कोई चैलेंज आ रहा है, तो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इंटेंशन ये है, लेट्स ग्रो टुगेदर। अगर आज मेरे पास नॉलेज है, अगर वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो उससे मेरा नॉलेज कम नहीं होगा, हम दोनों का नॉलेज मिलके हो सकता है बढ़ जाए, और हम बेसिकली हम साथ में मिलके और अच्छे तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। तो दैट इज द इंटेंशन। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपके समय के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं नेक्स्ट सेशन का टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया है, डेट और टाइम मैं आपको बाद में बताता हूँ, कुछ दिनों के बाद, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा आज का। मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ पाया, आप ग्रुप पे भेज दीजिए। अगर आप ग्रुप पे नहीं हो, अगर आपको किसी और की तरफ से मिला, तो अ, मैंने एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो भी कंटेंट है वो रोज भेजता रहता हूँ, टेलीग्राम का है। तो डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटिंग, और मेरा नाम है अतुल गायकवाड़, ठीक है। तो डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटिंग अतुल गायकवाड़, इस नाम का टेलीग्राम पे चैनल है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको पूरा आज तक जो भी मैंने भेजा है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, मतलब बेसिकली मैं एजेंट्स के लिए भेजता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर की इमेजेस वगैरह आप, या वीडियोस जो आप बना भेज सकते हो या लगा सकते हो स्टेटस पे, तो ये आप उस आपके लिए मैं भेजता रहता हूँ। तो वो एक चैनल है, तो उस जो भी आज का कंटेंट है मैं उसी पे भेजूंगा। व्हाट्सएप पे भी दो चैनल है, उसी पे भेजूंगा।
तो अगर हो सकता है कि आपको, अगर आप ग्रुप्स में शामिल नहीं हो, आपको कहीं और से अगर इसका लिंक मिला है, तो जिसने भेजा है आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजने के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक तीनों ग्रुप में भेज दूंगा वापस, तो जिसको बाकी लोगों को भेजना है आप भेज सकते हो। टेलीग्राम पे मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे क्या है, आपको पुराना कुछ दिखाई नहीं देगा वहाँ पे, और मैंने 1 साल का जो भी कंटेंट भेज के रखा है ऑलरेडी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो इजीली। तो इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ कि पुराना आज तक का जो भी मटेरियल है 1 साल का, तो वो आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी आपको लिंक भेजी है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए उस ग्रुप का लिंक भेजने के लिए, वो आपको भेज देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये मटेरियल मैं वहाँ पे भेज रहा हूँ। ओके, और दूसरा कि मैं आप लोगों के सवाल तो अभी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत टाइम मैंने आप लोगों का ले लिया। तो आपके जो भी सवाल है, जो भी डाउट है इसके रिलेटेड, तो प्लीज़ आप ग्रुप पे भेज दीजिए, या मेरा नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 999230 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है मेरा नंबर, तो मेरा नाम भी अगर आप नहीं जानते हो, सॉरी मैंने बताया भी नहीं था, तो 9923047121। तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, अगर आपको ग्रुप का लिंक चाहिए तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9923047121। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। और आपके जो भी सवाल है आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है मेरा। आपके जो भी डाउट्स है आप यहाँ पे भेज सकते हो। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और आपके जो भी सवाल है आप भेजिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे हम आगे भी बात करेंगे। थैंक यू अतुल सर। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हम आज का Thanks. सेशन यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। सॉरी, मैं समय की वजह से आप लोगों का और समय नहीं लेना चाहता हूँ, यानी कि क्वेश्चन आंसर नहीं मैं ले सकता हूँ। तो जो भी है आप मुझे भेज दीजिए। मेरा नंबर मैंने आपको शेयर किया, ये मेरा नंबर है 9923047121। इस पे आप शेयर कर सकते हैं जो भी आपके क्वेरीज है, मैं आपको जवाब दे दूँ। इमीडिएटली नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे भी कुछ अपॉइंटमेंट्स है आज, तो अभी मुझे भी निकलना है। तो आप डाल के रखिए, आपको जवाब मिल जाएगा, भले ही थोड़ा सा लेट होगा मुझसे, लेकिन मैं आपको जवाब दे दूंगा आपका जो भी सवाल है उसका। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम वंस अगेन। हम वापस मिलते हैं अगले सेशन में, टाइम मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट पे बात करते हैं। तो ओके, चैतन्य जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक मिनट। आपकी वजह से बच गए, नहीं तो पूरा ये थैंक यू सर। डाउन हो जाता क्योंकि बहुत ही मुझे अच्छा रहा थोड़ा सर सा आपका इन्फॉर्मेशन। डाउट था।